चलिए आज हम लोग खत्म करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, है ना। तो इसमें टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे कि आपको हम लोग उसको समझते हैं सेट से। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दो सेट से समझते हैं। जैसे कि आप सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो Yes. सेट थ्योरी में ये आपका है यूनिवर्सल सेट, ये आपका है ए सेट और बी सेट, है ना। ए और बी दो Yes. सेट है। तो मेरे बच्चे पूरा एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एन ऑफ ए में ये रीजन आ जाएगा और ये रीजन आ जाएगा। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, जब बी को ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा और ये दो बार ऐड हो जाएगा, ये दो बार ऐड हो जाएगा बीच वाला पार्ट। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस क्या करना होगा? एन ऑफ And A intersection. इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होगा। तो यही होता है, पहले हम लोग एन ऑफ ए ले लिए, फिर हम लोग एन ऑफ बी ले लिए, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उसको फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही होता है, सेट थ्योरी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये पूरा रीजन कहलाता है एन ऑफ ए यूनियन बी। तीन सेट से समझते हैं बच्चे। तो तीन सेट का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये है आपका ए बी सी। तो तीन सेट के लिए यदि हम लोग बात करें ए बी सी, तो यहां पर मेरे बच्चे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे? तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखने के लिए पहले लिखेंगे एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए लेंगे तो हम लोग को ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया और ये रीजन, चारों रीजन आ गया, प्लस एन ऑफ बी। एन ऑफ बी लेंगे तो फिर ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, सॉरी ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया और ये रीजन आ गया, है ना। फिर लेंगे हम लोग एन ऑफ सी, तो ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया। अब हम लोग को क्या करना होगा? माइनस करना होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये रीजन खत्म। फिर माइनस करना होगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस करना होगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और लास्टली क्या करना होता है? प्लस करना होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा बड़ा वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्लियर करते हैं इसको। इंक्लूजन करेंगे फिर कुछ हटाना पड़ेगा। तो ये आपका वेन डायग्राम है तीन सेट के लिए। तो ए बी सी, तो एन ऑफ ए लिए तो एक डॉट यहाँ, एक यहाँ, ये रीजन और ये रीजन आ गया। अब एन ऑफ बी लिए तो ये रीजन और अलग कलर यूज कर रहे हैं, और ये रीजन आपका एक बार और आ गया, ये रीजन एक बार और आ गया, ब्लू। एन ऑफ बी को ब्लू से कर रहे हैं। फिर हम लोग एन ऑफ सी लेंगे बच्चे। एन ऑफ सी, तो ये रीजन, फिर ये रीजन और ये रीजन और ये रीजन, ये रीजन तीन बार आ जाएगा, बीच वाला रीजन तीन बार आ जाएगा। अब हम लोग जब माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो एक यहां से हट जाएगा, एक ब्लू और एक ब्लू हट गया। फिर हम लोग बी इंटरसेक्शन सी किए तो यहां से एक एक हट गया। फिर सी इंटरसेक्शन ए किए तो यहां से एक एक हट गया, लेकिन ये बीच वाला तीनों बार हट गया, फिर से इसको एक ऐड करना होगा। तो इसी को बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड फिर कर देते हैं। तो एन ऑफ सेट थ्योरी में क्लियर किए होंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस हो जाता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और दो सेट की बात करेंगे तो ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन। यदि कोई चीज दोबारा ऐड हो रहा है
तो उसको फिर घटाना पड़ता है। इसी को बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। वो सेट थ्योरी का फॉर्मूला था, क्लियर है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक में हमको पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ 3 और 5। कम से कम एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन किसको बोलते हैं बच्चे? ए यूनियन बी को। किसको बोलते हैं? ए यूनियन बी को। कम से कम एक, या तो ए हो जाए, या तो बी हो जाए, या दोनों हो जाए, तो इसको बोलेंगे एटलीस्ट वन। इसको बोलेंगे एटलीस्ट वन। तो ए मान रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ए मान रहे हैं 3 या 5। ए मान रहे हैं डिविजिबल बाय 3, और बी इवेंट मान रहे हैं हम लोग डिविजिबल बाय 5। अच्छा, हमको चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी, जो ए से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, है ना। तो बच्चे जब हम एन ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा? ए से डिविजिबल मतलब 3 से डिविजिबल होने वाला कितना आएगा? 1 और 100 के बीच 100/399 33 आ जाएगा, 33। 5 से डिविजिबल होने वाला कितना आएगा? 20 आएगा। और एक कुछ नंबर ऐसा भी आ जाएगा बच्चे, 15 से जो डिविजिबल होगा वो कॉमन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जब हम 3 से डिविजिबल निकाल रहे हैं और 5 से डिविजिबल निकाल रहे हैं तो डिविजिबल बाय 15 भी आ जाएगा। डिविजिबल बाय 15, जो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। तो जब 3 से डिविजिबल निकाल रहे होंगे और जब 5 से डिविजिबल निकाल रहे होंगे तो ये वाला रीजन 2 बार ऐड हो रहा होगा। यानी जो 15 से डिविजिबल हो रहा होगा वो 3 वाले में भी आ रहा होगा और 5 वाले में भी आ रहा होगा। तो डिविजिबल बाय 15, तो 15 से डिविजिबल कितना होगा? 100/15, 6 आ जाएगा। तो ये आपको घटाना पड़ेगा, ये 3 वाले में भी आ जाएगा और ये 5 वाले में भी आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको यूज करना होगा एन ऑफ ए 3 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल, और घटाना क्या पड़ेगा? माइनस करना होगा जो 15 से डिविजिबल होगा, है ना। तो 33 + 20 - 6 कितना आ जाएगा? 53 - 6 47 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 47। मतलब 3 और 5 से यदि हम डिविजिबल निकाल रहे हैं तो 3 वाले में भी आ जाएगा कुछ नंबर और 5 वाले में 2 बार काउंट हो जाएगा ये, तो इसको फिर माइनस करना होगा। इसी को बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसको एक्सक्लूड करना होगा, ना बच्चे। Yes. फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 जो नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 3 एंड नॉर बाय 5, जो ना 2 से डिविजिबल हो, ना 3 से डिविजिबल हो और ना 5 से डिविजिबल हो। तो ये आपका आ रहा है 3 वाला वेन डायग्राम। ये रीजन है जो कि आपका 2, 3 और 5 तीनों से डिविजिबल हो, ये पूरा। और ये जो बाहर वाला रीजन है वो है यूनिवर्सल सेट में से पूरे ये घटा देंगे तो जो ना 3 से डिविजिबल हो, ना 2 से डिविजिबल हो, ना 5 से डिविजिबल हो, नहीं मिल जाएगा। तो पहले हम लोग ए मान लेते हैं, किसको? डिविजिबल बाय 2, समझिएगा। अच्छा सॉरी, डिविजिबल बाय 2। बी किसको मान लेते हैं? डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। और सी मान लेते हैं मेरे बच्चे डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। 2 से डिविजिबल होने वाले को ए नाम दे रहे हैं, 3 से डिविजिबल होने वाले को बी नाम दे रहे हैं और 5 से डिविजिबल होने वाले को सी नाम दे रहे हैं। तो पहले हम निकालना चाहते हैं एन ऑफ
ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हम निकालना चाहते हैं, है ना। तो पूरा निकाल करके ए यूनियन बी यूनियन पूरे यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे, यानी पूरे 100 में से माइनस कर देंगे, तो जो ना ए से डिविजिबल हो, ना बी से डिविजिबल हो, ना 5 से डिविजिबल हो, तीनों से डिविजिबल नहीं हो, वो निकल जाएगा। तो पहले हम तीनों से जो डिविजिबल है वो निकाल रहे हैं, है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, और माइनस करना होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी, सेट थ्योरी है ना, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस करना होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। अब बोलिएगा सर एन ऑफ ए क्या होगा, सारा डाटा निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे। एन ऑफ ए मतलब 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल कितना होगा बच्चे, 50, 100 है ना। 3 से डिविजिबल कितना होगा, 33, 100/3 33 आ रहा है। और 5 से डिविजिबल कितना होगा, 5 से डिविजिबल होगा 20। अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, मतलब 6 से डिविजिबल कितना होगा, 16 6 96 16, और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, जो 3 और 5 दोनों मतलब 15 से डिविजिबल, तो 15 से डिविजिबल कितना होगा, 15 6 90, 6 से 100 से लगाना है ना, निकालना है ना। सी इंटरसेक्शन ए मतलब 5 और 2 10, 10 से डिविजिबल कितना होगा 10, और लास्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 से डिविजिबल कितना होगा 3 होगा। तो हम लोग को निकालना है कि जो ए से भी डिविजिबल हो, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1 में पुट कर दीजिए। तो 1 में हम लोग पुट कर देंगे जो ए 2 से भी डिविजिबल हो, और 3 से भी डिविजिबल हो, और 5 से भी डिविजिबल हो। ये पूरा पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 50 प्लस 33 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 3, कितना आ रहा है, पूरा वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, 74। तो ये जो नंबर आ रहा है ये या तो 2 से डिविजिबल हो, या 3 से, या 5 से डिविजिबल है। हमको चाहिए जो तीनों से डिविजिबल नहीं हो, तो 100 में से घटा देंगे 74, कितना आंसर आ जाएगा, 26 इज द राइट आंसर। तो ये सेट थ्योरी का ही हुआ एप्लीकेशन। इसका जो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम में सवाल आता है, उसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। आसान था। तो डिरेंजमेंट क्या है बच्चे, डिरेंजमेंट है स्पेशल केस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ही एक स्पेशल केस है। इसमें एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को आपको समझना है। डिरेंजमेंट क्या है, इट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन एन प्लेसेस, नो टू गोज टू द डेसिग्नेटेड प्लेस। उल्टा पुल्टा हो जाए, जैसे कि मेरे पास 5 लेटर है और 5 इन्वेलप है, और मुझे उल्टा करना है, नो लेटर गोज टू द करेक्ट इन्वेलप, है ना। इसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। मतलब 5 लेटर है 5 इन्वेलप है, तो ऐसा नहीं कि सही एड्रेस वाला सही में नहीं जाए, करेक्ट में जाने का नहीं, हमको उल्टा निकालना है, डिरेंजमेंट करना है। समझ में आ रहा है, नो ऑब्जेक्ट गोज टू इट्स डेसिग्नेटेड प्लेस, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाए। जैसे कि एड्रेस लिखा हुआ है 5 लेटर पे, उसके इन्वेलप पे, और 5 लेटर है, लेकिन उल्टा पुल्टा हो जाए, इसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। तो डिरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है, फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और ये प्लस, और ये चलता रहेगा -1 का पावर n, और ये हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल। मतलब आपके पास n ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और n प्लेस है। n ऑब्जेक्ट भी है और n प्लेस भी है, लेकिन सारा ऑब्जेक्ट अपने डेसिग्नेटेड प्लेस पे नहीं जाए, उल्टा पुल्टा जाए, इस हमको बोलते हैं
डिरेंजमेंट, इससे सवाल आता है बच्चे। तो डिरेंजमेंट ऑफ डीएन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डीएन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ways of derangement of कितने ऑब्जेक्ट्स? n ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, और सब उल्टा पुल्टा जाए। डिरेंजमेंट का मतलब ये हुआ, बस एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला में आपको पुट कर देना, फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 बाई n फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 1 का पावर n 1 बाई n फैक्टोरियल। तो इसका जो सबसे फेमस सवाल है ना, ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जेई वगैरह में भी आता है, बाकी कोई भी एग्जाम में आप देखिएगा तो आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 5 लेटर in 5 envelope such that no letter goes to the correct envelope। मतलब हमको निकालना है D5, n की जगह 5 है, 5 लेटर है, 5 इनवेलप है। ये फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे रुक जाएंगे, ये ना फॉर्मूला है। डिरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स को निकालने का ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 5 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल अल्टरनेट प्लस माइनस। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए। फैक्टोरियल 5 ये तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, फैक्टोरियल 5 कितना हो गया? 120 और ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6 और ये कितना 1 बाई 24 और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 120। 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 से जाएगा तो हो जाएगा 60 माइनस 20 और प्लस कितना बार में 5 माइनस 1, ये वैल्यू कितना आएगा 44। इजी होता है, बस एक फॉर्मूला है डिरेंजमेंट का। डिरेंजमेंट कब लगाना है? जब उल्टा पुल्टा हो जाए, है ना। तो उस समय हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप डिरेंजमेंट निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको इसे याद रखना चाहिए। से डिरेंजमेंट ऑफ 1, ये वैल्यू आ जाता है 0, है ना। आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, लेकिन कुछ वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 ऑब्जेक्ट के लिए कितना आएगा 1 आएगा, 3 ऑब्जेक्ट का जब डिरेंजमेंट होगा तो ये वैल्यू 2 आएगा, और 4 ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यू आता है 9। इस फॉर्मूला में n की जगह 4 डाल देंगे, है ना। और 5 ऑब्जेक्ट के लिए अभी आपने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 44 और एक लास्ट वन इज 6 ऑब्जेक्ट के लिए ये होता है 265। तो इतना आपसे थोड़ा दिमाग में रखना है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लेंगे फॉर्मूला से। डिरेंजमेंट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट 0, डिरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट 1, डिरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट 2, डिरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट 9, डिरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स 44 एंड डिरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट 265। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं बच्चे, लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम लोग कहेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। लास्ट कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन को कवर कर रहा है। डिरेंजमेंट समझ में आ गया? डिरेंजमेंट का मतलब समझ में आ गया कि जब भी हमको कोई इन्वेलप है और मेरे पास लेटर्स हैं और सब उल्टा पुल्टा जाना चाहिए, इसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से आप वो इन कहाँ से आया है उसका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से वो प्रूफ हुआ है, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, उससे आपका काम चल जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम। In this theorem, we try to write all possible outcomes in a power of random variable x and then calculate coefficient of required power. Multinomial theorem क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं, तब इनका स्टेटमेंट समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये थोड़ा बाइनोमियल में
आएगा, लेकिन थोड़ा हम लोग उसको यूज करेंगे आज। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x का पावर माइनस n। कोफिशिएंट का फंडा हम लोग बाइनोमियल में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन ये होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। x का पावर r का कोफिशिएंट लेना है, किसमें, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n में। तो एक फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर होता है। कोफिशिएंट क्लियर होगा कहाँ, बाइनोमियल में। इसको एक मैंने एग्जांपल से क्लियर करता हूं पहले, बस एक फॉर्मूला की तरह भी ट्रीट कीजिए इसको। जैसे मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5, किसमें, इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 7 में। इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो उसमें x का पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, वो कोफिशिएंट चाहिए। तो उसका एक फॉर्मूला होता है n की जगह कितना है 7, n प्लस आर माइनस 1 सी आर की जगह 5। कितना तरीका से कितना कोफिशिएंट आएगा, 11c5, 11c5। क्लियर है, ये कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट अभी क्लियर होगा बाइनोमियल थ्योरम में, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा मल्टीनोमियल अभी पढ़ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं चीजों को। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 21 इन x का पावर 10 इंटू 1 माइनस x का पावर माइनस 8। अब ध्यान दीजिए, अब ये जितना भी इसमें है उसमें x का पावर 10 तो सब में मल्टीप्लाई होगा। तो x का पावर 10 जब सब में मल्टीप्लाई है तो 21 में से x का पावर 10 घटा दीजिए, क्या बचेगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 11 इन क्या होगा 1 माइनस x का पावर माइनस 8। ठीक है सर, क्या हुआ, 21 का कोफिशिएंट निकालना था, लेकिन इस सारे में टर्म में जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल में तो ये इसमें सारे में x का पावर 10 मल्टीप्लाई होगा। तो 21 में से 10 घट गया तो कितना आ गया, x का पावर 11 आ गया। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, x का पावर 11 क्यों हो गया, ये खत्म हो गया, x का पावर 10 खत्म हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस आर माइनस 1 सी आर। 11 कितना आ रहा है, 18 सी 11, ये आ रहा है 18 सी 11। क्लियर है, क्लियर है अब तक? यस सर। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। याद कीजिए पीछे का टॉपिक, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन हमको किसी इक्वेशन का निकालना होता है, बातें हैं मल्टीनोमियल के कॉन्सेप्ट पे, x1 प्लस x2 प्लस xn इक्वल टू n। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे बच्चे, पार्टीशन मेथड, पार्टीशन मेथड। लेकिन पार्टीशन मेथड के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो पार्टीशन मेथड वैलिड कब है, पार्टीशन मेथड वैलिड तब है जब x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना, सभी लगा सकते हैं ना। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम जो है उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन x1 पे कंडीशन है कि x1 a1 से b1 ही हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन लिमिटेड नहीं है, जैसे वहां पे कंडीशन था कि ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसी को नहीं भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे x1 पे कंडीशन वैरी कर रहा है a1 से कुछ b1, x2 का कंडीशन वैरी कर रहा है a2 से b2। इस तरह के क्वेश्चन में यूज करना है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। और लास्ट वन इज an से xn का कंडीशन bn के बीच है। मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन हम लोग वहां भी पढ़े थे, लेकिन वहां पे मैंने बताया था कि x1 x2 सब ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको मल्टीनोमियल थ्योरम कहते हैं, यही मल्टीनोमियल थ्योरम है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन, ये n यहां से आ गया, x का पावर n, और जितना यहां पे नंबर होगा उतना ब्रैकेट बनाएंगे, 1
2 और n ब्रैकेट बनेगा। और जो n ब्रैकेट बनेगा और x1 पे कंडीशन क्या है, x1 कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, a1 से b1, तो यहां पे होगा x का पावर a1 प्लस x का पावर एक ऐड होगा a1 प्लस 1 प्लस, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा x का पावर b1 पे जाकर रुक जाएंगे। अब इसका कंडीशन डालेंगे x2 का, तो x का पावर हो जाएगा मेरे बच्चे a2 प्लस x का पावर होगा a2 प्लस 1, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है x का पावर b2 तक जा रहा है। और लास्ट वन इज x का पावर an प्लस x का पावर an प्लस 1, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, x का पावर bn तक जाएगा। कोई दिक्कत, इसी फार्मूला को कहते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम, इसी फार्मूला को कहते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। यानी पार्टीशन मेथड में कोई कंडीशन नहीं होता है, और वहां पर हम लोग को सारा वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो एक स्पेशल केस है ना। और इसमें कोई एक कंडीशन डाल देगा तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को नोट करिए, इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। पहले मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे कि आपको बोल दे कि द नंबर ऑफ, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, और मैं बोल दूं कि x1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है और x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है। बोलिएगा सर यहाँ पे तो पार्टीशन मेथड लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन है, मतलब 1 2 4 बॉल है, 4 बॉल 2 लोगों में बांटना है, एक पार्टीशन, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, यानी आ जाएगा 5c4, यानी 5 आंसर आएगा। एक को देंगे 0, एक को देंगे 4 1 3 2 2 3 1 4 0, 5 तरीका आएगा। तो यहां तो मल्टीनोमियल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर पार्टीशन मेथड से आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अब मेरा मल्टीनोमियल वैलिड है कि नहीं। मल्टीनोमियल तो किसी में वैलिड है, लेकिन पार्टीशन मेथड सब जगह वैलिड नहीं है ना, सब जगह वैलिड नहीं है, वहां पे अपने कंडीशन में ही वैलिड है। तो 0 से x1 मैक्सिमम कहां तक जा सकता है बच्चे, बोले सर मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, और x2 भी 0 से कहां तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम कहता है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ, थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज करेंगे, x का पावर 4 इन, कितना ब्रैकेट बनाएंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे। 2 ब्रैकेट क्यों, क्योंकि 2 नंबर है। छोटे से एग्जांपल से प्लस समझते हैं। और x1 का भी कंडीशन वही है और x2 का भी कंडीशन वही है, तो x का पावर 0 प्लस x का पावर 1 प्लस कहां तक, x का पावर 4 तक। वैसे ही x का पावर 0 प्लस x का पावर 1, और ये भी कहां तक जाएगा, x का पावर 4 तक। चमक रहा है बात, यस। तो यहां से आ जाएगा मेरे बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ, इसी को बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम, x का पावर 4 इन, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x का पावर 4 का होल स्क्वायर। ये जीपी सीरीज है, क्या होल स्क्वायर क्यों कर दिए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का कंडीशन सेम था। दोनों ब्रैकेट का कंडीशन सेम नहीं होता तो होल स्क्वायर नहीं आता, इधर कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ, समझिएगा अच्छे से, बस खत्म कर रहे हैं, x का पावर 4 इन, इसको जीपी सीरीज से ऐड कीजिए, तो a इंटू 1 माइनस आर का पावर n 1 माइनस आर, जीपी सीरीज का ही फॉर्मूला होता है n टर्म का। जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a इंटू
1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड 1 माइनस आर, जहां a क्या होता है फर्स्ट टर्म और r क्या होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसको जीपी से मैंने ऐड कर दिया। अब समझिएगा कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, ये हो जाएगा 1 माइनस x का पावर 5 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस x का पावर -2, ये ऊपर चला गया -2। अब देखिए ये दो टर्म का प्रोडक्ट है, इसमें कभी x का पावर 4 आएगा क्या? ये तो x का पावर 5 पहला आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। एक लाइन और लिखते हैं सब क्लियर होगा। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2x का पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x का पावर -2। अब ध्यान दीजिए, अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, और 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 माइनस x का पावर -2। अब 10 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कभी इसमें x का पावर 4 आएगा क्या? पहले से ही x का पावर 10 है, x का पावर 4 नहीं आएगा। थर्ड टर्म क्या आएगा? इतना मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसमें x का पावर 5 है, कभी x का पावर 4 इसमें आएगा ही नहीं, तो बाकी वाला दोनों टर्म में कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? बाकी जो दोनों टर्म आएगा उसमें x का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे अभी, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 माइनस x का पावर -n क्या होता है? ये होता है n प्लस r -1 CR। कितना आ रहा है? 4 to 6 में से बन गया 5C4। इतना मेहनत करने के बाद भी आंसर कितना आया? वही 5 आया। मतलब हाँ, मल्टीनोमियल थ्योरम सही है, सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे पार्टीशन मेथड से निकाल लेंगे। बोले कि सर किस तरह के सवाल में मल्टीनोमियल इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो इस तरह के सवाल में मल्टीनोमियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल आपके सामने है, एक डाइस को रोल किया गया है 3 बार, एक डाइस को रोल किया गया है 3 बार, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 10। तो डाइस को जो फेंका गया है 3 बार, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। अब डाइस पे तो कंडीशन है, डाइस पे तो कंडीशन है कि यहाँ पे 1 से x1 x2 x3 किसके बीच हो सकता है? 6 तक। यहाँ पे पार्टीशन मेथड नहीं लग पाएगा। पार्टीशन मेथड में तो हम किसी को नहीं भी दे सकते हैं, किसी को हम 10 का 10 आम दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप 1 से 6 में ही लिमिट, 0 भी नहीं ले सकते हैं, और ना आप 6 से ज्यादा ले सकते हैं, x3 कभी 7 नहीं आ सकता है। अब इस तरह के सवाल में मजबूरी है कि आपको मल्टीनोमियल लगाना होगा। मल्टीनोमियल का स्टेटमेंट क्या है? तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ, ये n ये है, x का पावर 10 इन कितना ब्रैकेट बनेगा? 3 ब्रैकेट बनेगा, लेकिन तीनों ब्रैकेट में कंडीशन सेम है। मल्टीनोमियल थ्योरम मतलब अलग अलग कंडीशन भी रहेगा, सारी पे वो भी निकाल के दे देगा, लेकिन वो टफ हो जाएगा। तो तीनों पे ब्रैकेट कंडीशन सेम है, तो x का पावर 0 प्लस x का पावर 1 x का पावर 2 कहां तक बच्चे? x का पावर 6 तक, और इसका क्या कर दिए? होल क्यूब। क्यों होल क्यूब आ गया? क्योंकि तीनों ब्रैकेट सेम होगा। सॉरी, x का पावर 0 नहीं होगा मेरे बच्चे, 1 से 6 तक और उसका होल क्यूब। यस सर। एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट, अब निकालना सीखते हैं, थोड़ा बाइनोमियल कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा बात नहीं है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दिया। x का पावर 10 इन, पहले जीपी को ऐड करते हैं, a इंटू 1 माइनस r का पावर n, r x है कॉमन रेशियो, और नीचे 1 माइनस x, पूरे का पावर कितना? होल क्यूब।
होल क्यूब। इसको मैंने कैसे ऐड कर दिया, जीपी सीरीज से, जीपी सीरीज के एन टर्म के सम से इसको हमने ऐड कर दिया। यहां तक स्टेप समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 6 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर कितना, -3। ये स्टेप समझ में आ रहा है। अभी में जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था उसमें से बोले थे कि 10 में से 3 क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि सारे में तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7 निकाल देंगे, किसमें, 1 माइनस एक्स का पावर 6 का होल क्यूब और 1 माइनस एक्स का पावर -3। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 में और 3 घट गया तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7, क्योंकि सारे में तो एक्स का पावर 3 मल्टीप्लाई था। तो हम लोग 10 में से 3 घटा दिए, मतलब हम लोग 10 ना ढूंढ करके हम लोग एक्स का पावर 7 ढूंढ लें, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7 इन, ये तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब है ना, माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा प्लस 3a, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर कितना, -3। जैसे वहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े थे, यहाँ पे क्यूब पे तोड़ दिए। अब 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन, 1 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर -3। आप समझिएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ तो x का पावर 18 पहले से है, तो x का पावर 18 में कभी x का पावर 7 का कोफिशिएंट आएगा, नहीं आएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, समझिएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, हाँ यहां आ सकता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन, हाँ समझिएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, -3x का पावर 6 है ना, -3x का पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -3, इसमें आ सकता है x का पावर 7, और लास्ट में तो x का पावर 12 है, तो 12 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो कभी कोफिशिएंट x का पावर 7 आने ही नहीं देगा। ये बात चमका कि नहीं चमका, क्लियर है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें और इसमें x का पावर 7 नहीं आएगा, तो उसका आंसर हो गया 0। बाइनोमियल में टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ये अभी वेट करते हैं, इसको एक अगले स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन 1 माइनस एक्स का पावर -, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, और ये -3 बाहर आ जाएगा, ये -3 जो था वो बाहर आ गया, और 7 में से 6 घट गया, कितना बचा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 1 इन 1 माइनस एक्स का पावर -3, समझ गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये 7 में से 6 घट गया तो 1 बचा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या पढ़े, n प्लस आर, ये n है ये r है, n प्लस आर -1 सी आर, ये होता है फॉर्मूला, और यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू n प्लस आर -1 सी आर, फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट का। इंपॉर्टेंट रिजल्ट 1, बस ओवर हो रहा है, 7 3 10, 10 में से एक गया, कितना आ जाएगा 9c7,
और ये आ जाएगा 3 इंटू 3C1 3C1। 9 से 7 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे? 9 से 7 फटाक से निकालिए। फैक्टोरियल 20 9 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, तो 9 इंटू 8 बाई 2 36 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 36 में से 9 चला जाए कितना होगा? 27। तो प्रोबेबिलिटी में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे आप फिर मेथड नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन में है क्या 27? ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। ये कोफिशिएंट वाला फंडा समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हाँ 27 है, ये ऑप्शन में। तो कब आपका पार्टीशन मेथड लगेगा, कब पार्टीशन मेथड नहीं लग पाएगा? जब पार्टीशन मेथड नहीं लगेगा तो मल्टीनोमियल लगाना होता है, और मल्टीनोमियल थ्योरम कहता है मेरे बच्चे कि आपको कोफिशिएंट निकालना होगा। और ये कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बाइनोमियल में और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है n+r माइनस 1CR, और ये जो रूल है वो मैंने लगा करके पूरा कैलकुलेट करके बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आंसर आ गया 27। इस तरह से आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समाप्त होता है ना? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम लोग कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ओवर हो गया आपका आज के क्लास में। इसको अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बना लीजिए।